अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर, अहम तरीन जिसकी सियासी, अदालती, आइनी पेशरफ्त है, वो जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट है। आज सिर्फ इसी पर बात करनी है और जल्दी जल्दी बात करनी है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं वो कम से कम 11 पॉइंट्स और अहम तरीन है। उस पर तबसरा कम, और पॉइंट्स को हमने सिर्फ देखना है और इम्पार्शल होकर देखना है। उससे ये हट कर कि ये मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का है या पीटीआई का है, उसको हक़ाइक़ के तनाजुर में आज हमने सिर्फ देखना है जनाब जी। सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि मुस्लिम लीग नून के जो हल्के थे वो तमाम सहाफ़ियों को इंगेज किए हुए थे। उनका कहना था कि बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है जी, आप अलर्ट रहें, किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। ये बात उन्होंने गुज़श्ता रोज़ यानी 6 अप्रैल को कही, फिर 7 अप्रैल को कही, और फिर यहाँ तक कि शाम हो गई, और आखिरकार जिसे कहते हैं ना, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। वो शाहकार आया है जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट की शक्ल में, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून वाले छलांगे लगा रहे हैं और बहुत ही इसे अपनी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी करार दे रहे हैं। उस पर ना सिर्फ लंदन से रद्द अमल आया है, बल्कि पाकिस्तान से भी रद्द अमल आया है। अब है क्या जनाब, ये किस वक्त आया है और उससे किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, थोड़ा सा हम इस हवाले से डिस्कस करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के जो 25 पेजेस हैं, कम नहीं है, 25 पेजेस हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनसे कम से कम 11 पॉइंट्स लाजमी निकलते हैं कि जो बहुत ही अहम है, गैर ज़रूरी चीज़ों को उसमें से बिल्कुल निकाल देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि इस खुद नोटिस जो केस था वो 3-4 से मुस्तरद हो चुका है, और चीफ जस्टिस ने ये जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला किया है, ये दुरुस्त नहीं है। कैटेगोरिकली सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है उसका ये है। लेकिन फिर वही बात, ये फैसला नहीं है बल्कि ये इख्तलाफी नोट है, और इख्तलाफी नोट की क्या अहमियत होती है आपको अंदाज़ा है। वो फैसले का हिस्सा तो होता है, लेकिन वो फैसला नहीं होता है। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बारे में आप जानते होंगे कि ये साबिक चीफ जस्टिस, जब ये वकील थे तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाकायदा तर्जमान होते थे, और जब वकला तहरीक चल रही थी तो ये उस हवाले से बड़े आगे आगे रहते थे और तर्जमानी करते रहते थे। अच्छा, उसके बाद इनके हवाले से जो इनके इम्पैक्ट पड़ा कि बड़ा ह्यूमनिस्टिक किस्म के जनाब ये जज हैं, बहुत अच्छे और दयानतदार जज हैं, वो इम्पैक्ट अब तक मौजूद है। और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जो हमारे यहाँ कंजर्वेटिव हैं लोग हैं, उनसे वो मुताबिकत नहीं रखते, बल्कि मॉडर्न जो अंदाज़ है वो उन्होंने इख्तियार किया है। इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने जो 11 पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, उसमें जो उठान है इस फैसले की, इख्तलाफी नोट का की जो तफसील की, वो कहते हैं जी सियासी मुकदमात में अदालत को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कोई उनमें से एक सियासी जमात तो जीतती है, लेकिन अदालत उसमें से अल्टीमेटली लूज़र होती है, हार जाती है। बहुत अहम तरीन बात है जनाब कि सियासी मुकदमात में, सियासी मामलात में पढ़ना ही नहीं चाहिए, और किसी सूरत भी। लेकिन आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की बातें हो रही थी, तो रात को जो सबसे पहले एक अदालत खोली गई थी, रात गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। सियासी मामलात थे, सियासी जंग थे, लेकिन पेश जो रहे थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रही थी। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी उन्होंने ज़बरदस्त कहा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने माजी की तारीख से सबक नहीं सीखा। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि माजी में होता क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में कन्फ्लिक्ट होते रहे, आपस में उनके जनाब झगड़े होते रहे, और तमाशा बनती रही है, और बहुत सारे जज बिकते भी रहे, डिक्टेशन भी लेते रहे। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक अच्छी सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जो चौथी बात करते हैं वो उसके 3 पॉइंट्स, वो कहते हैं सियासी जमातों के मफादात पर एहतियात बरतनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिसेंडिंग नोट आया है, इस वक्त जो इख्तलाफी नोट आया है, ये किसी के सियासी जमातों के मफाद में है या नहीं है। भाई, नून लीग वाले छलांगे मार रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये जो इख्तलाफी नोट है, ये हमारे मफाद को भरपूर कवर करता है, भरपूर उसको सपोर्ट करता है, और इसे वो अपनी सियासी और आईनी और सब कुछ की फतह करार दे रहे हैं। लेकिन जस्टिस साहब क्या कहते हैं, सियासी जमातों के मफादात पर एहतियात करनी चाहिए। तो क्या ये जो उनका नोट है, ये दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में नून लीग के हक में चला गया और उसको सपोर्ट कर रहा है? ये एक पहला सवाल है। दूसरी बात वो जो कहते हैं कि दरखास्त की नेक नियति भी देखनी चाहिए।
अब वो कहते हैं जी नेक नीयत, बहुत ज़बरदस्त बात है जनाब कि ये जो अज खुद नोटिस आप मुस्तरद कर रहे हैं, इसमें बताएं नेक नीयती भी देख रहे हैं कि इलेक्शन आइन आप इसे टेक्निकल बुनियादों पर उसे रद्द कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, उस पर आपने एक डायरेक्शन दी हुई है आज से 1.5 महीना पहले हाई कोर्ट को कि वो 3 दिन में फैसला करे, और 3 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ और ना होने के इम्कानात हैं। सुप्रीम कोर्ट में आया तो आप टेक्निकल बुनियादों पर उसको उड़ा रहे हैं। जो आइन की मंशा है, जरूरत है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप बात ही नहीं करते। तो ये दरखास्त गुजार मिसाल जो गवर्नमेंट है उसकी नेक नियति पर आपका क्या कहते हैं? आप कह देते ना कि हुकूमत बिल्कुल नेक नियत है, वो जो फैसले कर रही है इलेक्शन ना कराए जाए बिल्कुल दुरुस्त है, और वो जो आइन के तहत 90 रोज का इलेक्शन की बात की जा रही है वो गलत की जा रही है और बदनीयती पर मुश्तमिल है। तो ये क्लियर कह देना चाहिए। अच्छा, इसी चौथे पॉइंट का तीसरा एक पॉइंट है कि गैर जमहूरी इक़्तिदार को फरोग नहीं देना चाहिए। तो जब आप 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये तो जमहूरी कदर होगी ना कि आइन में लिखा हुआ है 90 रोज में इलेक्शन कराएं, लेकिन हाई कोर्ट भी खड़ी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो जाए, पार्लियामेंट भी खड़ी हो जाए, सियासी जमातें भी खड़ी हो जाएं, क्यों? कि आइन को सबोताज करना है। ये तो जमहूरी रिवायत होगी, बहुत ज़बरदस्त जमहूरी रिवायत होगी। खैर आगे चलते हैं। वो कहते हैं जी ना मैं खुद बेंच से अलग हुआ था ना ताल्लुकी की, तो अच्छी बात है आप नहीं हुए, लेकिन वो 2 जजेस जो हैं जिनमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, ये बताएं वो कौन से अलग हुए? उनको भी तो चीफ जस्टिस ने अलग किया है, आपको भी चीफ जस्टिस ने अलग किया है। अब वो आप चाहते हैं कि इसमें अब वापस आ जाएं, तो उन दोनों को भी तो वापस आना चाहिए, यही कानून का तकाजा है। अगली बात जनाब, फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता, मैं हक में हूं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। फुल कोर्ट का मतलब 15 जजेस हैं, उसमें 13 जजेस नहीं है। आप इसमें वजाहत कर देते कि उसमें जो नून लीग का मौकफ है कि फुल कोर्ट तो बनाए लेकिन उन 2 जजेस को निकाल कर बनाएं, आप जरा वजाहत कर देते ना, फिर फुल कोर्ट में वो 2 जजेस भी हों, फिर आप मैं देखता कि नून लीग वाले आपके इस फैसले पर क्या रद्द अमल देते हैं। वो आपने मसलतन फुल कोर्ट को 13 रुकनी जजेस की ज़मन में आपने उसकी वजाहत नहीं की, हालांकि इसमें वजाहत आनी चाहिए और फुल कोर्ट बनता है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, फिर फैसला कर लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये कहना कि फुल कोर्ट का नाम लेना और फिर कहना जी 2 जजेस उसमें नहीं होने चाहिए, 13 को आप 15 कहें, ये 13 जो होंगे जी 15 होंगे, ये कौन सी लॉजिक है? कौन सा आइन है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? सर आप इसकी भी थोड़ी सी वजाहत लाजमी कर देनी चाहिए थी। 7वां पॉइंट जनाब, सियासी हकमत अमली के तौर पर असम्बलियां तहलील करना खुद आइन की खिलाफ वर्जी है। क्या कहने, बहुत ज़बरदस्त बात है जनाब। सियासी हिकमत अमली के तहत असम्बलियां तहलील करना, उस पर रेफरेंस इशारा शायद जो दे रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि असम्बली नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन आपको पता है जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब ने कहा था असम्बलियां नहीं टूटनी चाहिए, उस वक्त उनकी अहमियत क्या थी? उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेना था और फिर 186 के 86 लोगों ने जाकर वोट दिया इसलिए कि असम्बली टूटनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब अच्छा, दूसरी बात, तमाम रिकॉर्ड पर मौजूद है कि तमाम सियासी लीडर, उनमें राना सनाउल्लाह हों, उसमें जनाब बाकी वज़रा हों, वफाकी वज़ीर हों, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, मरियम नवाज साहिबा हों, जितने भी तकरीबन सारे के सारे, कमर जमान कायरा साहब हों, जितने भी लीडर्स हैं सब ने खुली ऑफर की थी, उसमें लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल थे कि आप जनाब चाहते हैं कि कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएं, नेशनल इलेक्शन करवाएं, तो उन्होंने कहा था कि आप असम्बलियां तोड़ दें। तो ये कहां से गैर आईनी हुआ? ये तो कंसेंसस था उस वक्त, और कंसेंसस से कौन मुकर गया है? आप कैसे कह सकते हैं कि गैर आईनी है? नंबर 2, अगर इसको फर्ज करो गैर आईनी करार देना है तो आपके इस इख्तलाफी नोट से तो नहीं होगा ना, उसके लिए आपको आइन तब्दील करना पड़ेगा। वो जो शिक है कि 90 रोज में इलेक्शन करानी चाहिए, वो खत्म कर दें, उड़ा के रख दें, फिर बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो इस इख्तलाफी जो नोट है उसमें यह भी कम अज कम वाजे नहीं किया गया कि किस तरीके से गैर आईनी है। 90 रोज में इलेक्शन की बात हो रही है, तहलील करें, तहलील करना असम्बली उसके एक्ट में मौजूद, आइन में मौजूद है, इख्तियार है वजीर आला को, बल्कि अगर उसके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी हो तो उस वक्त वो असम्बली तहलील नहीं कर सकता, लेकिन अदम एतमाद के बाद कर सकता है और बिल्कुल ड्यू प्रोसेस के तहत हुआ है, उसमें गैर आईनी क्या बात हो गई है। अच्छा, दूसरी बात, 8वीं बात, सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने के लिए अदालत को खुद को पेश नहीं करना चाहिए। सियासी हिकमत अमली बढ़ाने के लिए अदालत को खुद को पेश नहीं कर, बहुत ज़बरदस्त बात है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये जो इलेक्शन की
मुखालफत की जा रही, ये कोई फाइनल मुस्लिम लीग नून की डेस्टिनेशन नहीं है, उसकी मंजिल नहीं है और फाइनल वाहिद मकसद नहीं है। उनका मकसद नवाज शरीफ को वापस लाना है और नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए उसकी सजाएं माफ करवाना है, और सजाएं माफ कराने का वाहिद तरीका यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाया जाए। वो तो जनाब एक सियासी हिकमत अमली के तहत आगे चल रहे हैं और उनमें रुकावट कौन है? चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं। और ये जो डिसेंडिंग नोट है, ये मुस्लिम लीग नून के जो सियासी मफादात हैं और उनकी सियासी हिकमत अमली है, उसको 100% सपोर्ट कर रहा है। तो आप कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि नहीं पेश करना चाहिए और फिर खुद बढ़कर आप पेश कर रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है? अच्छा, 9वां पॉइंट जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। ओहो, अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त पार्लियामेंट गालियां दे रही है, इस जलीलो ख्वार कर रही है, बिल्कुल जिसे कहते हैं जी तौहीन की हद कर दी गई है। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जी इस वक्त जनाब पार्लियामेंट की तौहीन कर रही है। उसको अजीब अजीब मंतक है। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। हाँ, आपके इन जुमलों से मुस्लिम लीग नून को तकवीयत मिलती है, उनको सपोर्ट मिलती है, लिहाजा आपके कहे हुए जुमले, इसमें लिखे हुए जुमले बिल्कुल दुरुस्त हैं। वरना दुनिया को पता है कि इस वक्त कौन किसको जलील कर रहा है, कौन किसकी तौहीन कर रहा है। और चीफ जस्टिस साहब की हिम्मत है कि इस तमाम तर प्रेशर के बावजूद वो मामलात को बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज से वो आगे बढ़ा रहे हैं और आइन पर अमल दरामद कराना चाहते हैं। जी, 10वां उनका पॉइंट, आर्टिकल 63A की तशरीह वो कहते हैं वो दुरुस्त नहीं की गई। मैं 100% ये वाहिद पॉइंट है जिसमें मैं जस्टिस साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। मैं एक लायर हूँ, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, और ये उनका जो डिसेंडिंग नोट है इस वक्त ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह पर, उस बुनियाद पर मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ कि 163A की जो पहला मुकदमा था उसमें जो तशरीह की गई थी दुरुस्त नहीं की गई थी और उसमें कानून से तजावुज़ हुआ था। मैं 100% इससे इत्तफाक करता हूँ। और लेकिन ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, बहुत सारे गलत फैसले हो जाते हैं। उसमें भी फिर नीयत देखी जाती है कि उसकी नीयत क्या थी। उस वक्त आमरीयत को रोकना मकसद था, उस वक्त भी ताकतवरों को और जालिम को, जुल्म को रोकना। आप उसको डिटेल में किसी वक्त बात कर लेते हैं। उस वक्त वाहिद जो मकसद था, उस वक्त इन बहुत ज़्यादा ताकतवरों को कमज़ोरों के मुकाबले में आगे बढ़ने और उनको रोंद डालने से रोकना था, फ्लोर क्रॉसिंग रोकना था, उसका मकसद ये था। लेकिन अगर फ़र्ज को हुए तो उसको ठीक किया जा सकता है। और आखिरी बात जनाब मैं कहूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़े मंजूर हुए तो फिर अदालत आ गए। ये टोटल पॉलिटिकल बात है, टोटल 100% पॉलिटिकल बात। आप ऐसे बात तो ऐसे है कि जैसे हुआ है कि पहले पीटीआई ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और जब मंजूर हुए तो फिर अदालत आ गए। हजूर, ये अप्रैल में 11 अप्रैल को इस्तीफे दे दिए थे, आपके इल्म में है। 11 अप्रैल 2022 को ये सारे इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए। फिर वो अदालत चले गए कि उनके इस्तीफे कबूल किए जाएं, उनका केस ही नहीं सुना गया, पड़ा रहा। 9 महीने बाद जब सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई और उस वक्त उनका इस्तीफा ना देना एक पार्टी के हक में, दूसरे के इस्तीफे ले लेना पार्टी के हक में था, तो उन्होंने आपस में उनका रेसिप्रोकल हो गया, उनके चेंज हो गई उनकी राय। तो आप ये कहते ना कि जिस वक्त इस्तीफे दिए गए थे उसी वक्त कबूल कर लिए जाने चाहिए थे। अदालत को भी चाहिए था कि उस वक्त इंटरफेयर करती, उस वक्त तो इंटरफेयर नहीं किया। बाद में जब सूरत हाल तब्दील हो गई आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं। ये क्या इंसाफ है? आप खुद बताएं कि क्या ये इंसाफ है? ये उस वक्त अगर इस्तीफे दे दिए जाते और कबूल कर लिए जाते तो ये पंगा ही ना होता सारा। अब तक इलेक्शन हो चुके, नई हुकूमत बन चुकी होती। उस वक्त उन इस्तीफों को रोका गया, जानबूझकर रोका गया, और जब उनकी अफादियत खत्म हो गई उस इस्तीफों की तो अब कबूल करने पर आ गए। तो नेक नीयती, जस्टिस साहब ने खुद फरमाया है ना कि सारे मामलात की नेक नीयती उसके पसे पर्दा हिकमत अमली, पसे पर्दा हकाइक को साबित और वो रूह के मुताबिक रखना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा जनाब, ये आप उठाकर देख लें, सारे कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग थी जस्टिस साहब के इस डिसेंडिंग नोट की, वो इस वक्त ना आइन की खिदमत है ना किसी और की खिदमत है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये फैसला जनाब 27 मार्च का है, लेकिन उसमें जनाब उन 1 मार्च का हवाला है और उन वाकयात का भी हवाला है जो उसके बाद वकूअ पजीर हुए।
ये मतलब आज अगर ये चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, अगर इस फैसले को 6 महीने फिर बाद लिखा जाए तो फिर और भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे जो किसी एक खास की फोरम की सियासी जमात की सपोर्ट में जाने चाहिए। तो चीफ साहब जैसे फरमाते हैं ना जी, जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब जिस तरह फरमाते हैं, फाजिल इंतहाई काबिल एहतराम, कि नज़र आना चाहिए कि अदालत और जज किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे और वो वाकई आइन और कानून की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिसेंडिंग नोट है, ये आने वाले 20 साल बाद ये जाहिर करेगा कि इसकी अफादियत कितनी थी, ये किस कदर आइनी था और किस कदर सियासी था। सामीन, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।